नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो, सत्य बहुमत। आपका स्वागत है। लोकतंत्र यह देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सम्मान की बात है कि किसी देश में लोकतंत्र हो, लोकतंत्र की प्रणाली चलती रहे। और हिंदुस्तान इस बात पर गर्व करने वाला देश है, गर्व करता रहा है। मगर इन दिनों लगातार लोकतंत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। क्या देश में लोकतंत्र बचेगा? क्या देश में जो लोकतंत्र का तरीका, लोकतंत्र की जो परंपरा चल रही है, वो वास्तव में लोकतंत्र है? इस पर भी चर्चा हो रही है। और जिस स्वरूप में लोकतंत्र है, उसका भी डिग्रेडेशन, यानी उसका स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। आज ही कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि देश जो है एक दलीय शासन की ओर जा रहा है। ये उनकी अपनी चिंता है लोकतंत्र को लेकर। लेकिन देश की दुनिया की कई एजेंसियों ने भारत की लोकतंत्र को लेकर के ग्रेडिंग फिर से करनी शुरू कर दी है। मैं बता दूं कि यूएस की फ्रीडम हाउस ने डिग्रेड करके ये कहा है कि भारत में पार्शियली फ्री डेमोक्रेसी रह गई है। पार्शियली फ्री डेमोक्रेसी। वी डेम इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन ने कहा है कि भारत में इलेक्टोरल इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की ओर भारत बढ़ रहा है। और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स की डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत गिर करके 53rd नंबर पर आ गया है। यानी लोकतंत्र का जो स्वरूप है उसमें भी वो गिरावट आ रही है। इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो विशिष्ट हस्तियां जुड़ रही हैं। हम उनसे आपसे रूबरू कराते हैं। आमतौर पर खास मुलाकात एक हस्ती के साथ हुआ करता है, लेकिन हम दो हस्तियों के साथ एक साथ खास मुलाकात करने जा रहे हैं और हम वेलकम करते हैं स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रही हैं नीलू व्यास जी। परिचय की मोहताज नहीं है, जाना पहचाना नाम पूरे देश में। आप सब इनको स्क्रीन पर देखते आए हैं लंबे समय से। पॉपुलर एंकर, पॉपुलर जर्नलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सत्यदेव चौधरी जी, आदरणीय, सम्माननीय, नमस्ते। श्रद्धेय राजनीतिज्ञ, कारोबारी और सीनियर सिटीजन और बहुत डेडिकेटेड लोकतंत्र के प्रति। इन्होंने तो अपनी लोकतंत्र के प्रति निष्ठा के कारण पार्टी ही बना ली, लोकतंत्र सत्य बहुमत पार्टी, जिसका आधार ही डेमोक्रेसी को ठीक करना है। ये अलग बात है कि इस उनके विचार को धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। और हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नीलू जी, आपसे ही सवाल। मैं बहुत बेसिक से शुरू करता हूं। लोकतंत्र किसको कहते हैं नीलू जी? दर्शकों को बताइए। प्रेम जी, बहुत सिंपल सवाल भी है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो भी गया है। और मैं शुरुआत करना चाहूँगी छोटी सी एग्जाम्पल से, और जो कि सब उसको उससे रिलेट कर सकेंगे। जी टेक्स्ट बुक्स जी। में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब बच्चे आपसे कुछ ऐसे सवाल करने लगें, तब वाकई में आपको क्लिक करता है कि कुछ शायद देश में गलत हो रहा है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास दो बच्चे हैं। मेरी डॉटर क्लास 9th में है, जिसकी उम्र 15 साल है, 14 साल की पूरी हो चुकी है, 15वें में लगी है। और बेटा मेरा 12 साल का है। मेरे घर के पास एक मीट शॉप है। उस मीट शॉप को अक्सर उठाकर बंद कर दिया जाता है। तो मेरे बच्चे जब भी मेरे साथ निकलते हैं, वो कहते हैं कि मम्मा, जब सारी दुकानें खुली होती हैं तो इन लोगों से क्यों बोला जाता है कि बंद कर रहे हैं दुकानें। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। और ये मुझे जब भी वो बच्चे पूछते हैं और जब वो दुकान के सामने से निकलते हैं, तो वो कहते हैं कि मम्मा, ये क्या ज़रूरत है कि मंगलवार को या सैटरडे को या पूरे नवरात्र में 9 दिन के लिए वो मीट शॉप्स को बंद कर दिया जाता है, लेकिन बाकी सब दुकानें खुली होती हैं और सब बिजनेस कर रहे होते हैं। ये एक छोटा सा जो एक मैंने उदाहरण आपको दिया, वो इसीलिए दिया कि डेमोक्रेसी के बारे में, जो लोकतंत्र है, आप
सब किताब में शुरू से पढ़ते हैं कि देखिए ये डेमोक्रेसी जो शब्द है, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना था, एक डेमोस और दूसरा क्रेटोस। तो डेमोस जो अर्थ था, वो लोगों से जुड़ा हुआ था। और आज लोग वाला जो एस्पेक्ट है हमारे लोकतंत्र में या डेमोक्रेसी में, वो लोग वर्ड गायब हो गया है। और गायब हो गया है, अभी जो आप खुद भी कह रहे थे कि ये पार्शियली फ्री डेमोक्रेसी है, मुझे लगता है कि कहीं उससे ज़्यादा अब हम आगे बढ़ गए हैं। पार्शियली फ्री नहीं है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि वी आर नॉट फ्री, बट पार्शियली फ्री से भी हम आगे एक स्केल पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर बहुत ही गहन चिंतन और इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश का है, जिसके लिए लोकतंत्र नहीं एग्ज़िस्ट कर रहा है। और जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया यहाँ जानबूझकर मैंने वो एग्ज़ाम्पल दिया क्योंकि जब छोटे बच्चे आपसे ये सवाल करने लगे, मेरी डॉटर को जब मैं सिविक्स अक्सर उसको पढ़ाती हूँ पॉलिटिकल साइंस में, वो पूछती रहती है अपने डाउट्स, तो वो अक्सर मुझे पूछती है कि मम्मा हम तो कहते हैं कि हमारे सारे रिलिजन्स एक जैसे हैं, तो फिर अक्सर आप लोग न्यूज़ में और अपने डिस्कशंस में ये बात क्यों करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है मम्मा, अखबारों में हिंदू राष्ट्र की बात आती है। ये छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो बच्चों को घर कर रहे हैं। एटलीस्ट मेरे बच्चे हैं, मैं इसका एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सब पेरेंट्स इससे रिलेट कर पाएँगे और क्योंकि मैं न्यूज़ मीडिया में हूँ, तो मेरे बच्चे देखते रहते हैं मैं क्या डिस्कस करती हूँ सारे टाइम। मैं किससे क्या बात कर रही हूँ, यहाँ तक कि जब मैं नेताओं से भी फ़ोन पर बात करती हूँ, कभी-कभी किसी चीज़ को लेकर बच्चे ध्यान से सुनते रहते हैं ये सारी चीज़ें। तो एक ऐसी जनरेशन बड़ी हो रही है हमारे देश में, जो कि लोकतंत्र के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनको भी सोच रही है। और ये शायद मेरी मौजूदा सरकार नहीं सोच रही है। तो जो डेमोस और क्रेटोस वर्ड से जो डेमोक्रेसी बना था प्रेम जी और मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी अब पावरक्रेसी में बदल रहा है। जो क्रेटोस का जो पूरा जो एक सम्मिश्रण है जिसे कहते हैं असिमिलेशन, वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है कि पावर लोगों को भूल गई है और जो लोगों से रिलेटेड इश्यूज़ थे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स उनके हों, चाहे मौलिक अधिकार हों, चाहे उनकी भागीदारी हो, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं धीरे-धीरे गायब हो रही हैं और सब एक चीज़ सत्ता में सम्मिलित हो गई है। तो सत्ता तंत्र हम जिसे कहते हैं, आज हमारा लोकतंत्र नहीं है, वो सत्ता तंत्र हम इसे कहते हैं। चाहे वो आज सीबीआई या ईडी का दुरुपयोग हो, चाहे मुसलमानों के राइट्स की बात हो, चाहे सिख्स के राइट्स की बात हो, चाहे फिर यहाँ पे केवल मैं मुसलमानों की बात नहीं करूँगी, बहुत सारे माइनॉरिटीज़ हैं, जिनको आज ये कहा जाता है कि भई आपके पास ये हक नहीं है या आप एक सेकंड क्लास सिटिज़न के रूप में रह रहे हैं, तो आप ज़्यादा ना बोलें। जब ये सब चीज़ें होने लगें और एक नहीं जिसके कई उदाहरण हो जाएँ, पहले की जब सरकारें होती थी तो अगर एक-आध अगर ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आ जाते थे, तो उन चीज़ों को रोका जाता था। आज वो जो रोकने की जो एक सरकार की प्रवृत्ति होती है कि हम ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से ये केस रेप्लिकेट करे। जो मौजूदा सरकार है वो ये आज के समय में सोच रही है कि हम कुछ ऐसा करें जो कि बार-बार इस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स रिपीट हों, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब उनके हाथ में पावर नहीं रह गई है। और डेमोक्रेसी का जो डेफिनिशन बेसिक डेफिनिशन है, वो यही है कि जो पूरी ताकत है वो आप लोगों को देते हैं। और आज लोगों को मौजूदा सरकार ये एहसास दिला रही है कि ताकत अब आपके पास नहीं है, ताकत सारी नॉर्थ ब्लॉक में है, ताकत सारी साउथ ब्लॉक में बैठी है, ताकत प्रधानमंत्री के ऑफिस में है, प्रधानमंत्री के जितने मंत्री हैं, उनके हाथ में भी वो ताकत नहीं है, सारी ताकत पीएमओ में है और जो चाहेगा वो पीएमओ करवाएगा। लोगों से हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंडा है मौजूदा सरकार का, वही है सत्ता तंत्र। तो मुझे लगता है कि अभी मैं अपने फर्स्ट राउंड में यही आपसे कहना चाहूँगी कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये सत्ता तंत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आज इस पर गहन चिंतन करने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको 2 शुरू में एग्ज़ाम्पल्स दिए, जो मेरे बच्चे पूछते हैं और मुझे लगता है कि अगर ये छोटे बच्चे अगर इस तरीके के आज सवाल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता और फैमिलीज़ में अगर बच्चे ज़रूर इस तरीके के सवाल करते होंगे, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, रोज़ फ़ोन पर बात करते हुए, डिस्कशंस मेरे चलते रहते हैं, तो मेरे बच्चे सुनते रहते हैं कि मैं क्या लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो उनके ज़हन में जब ये सवाल आते हैं और मैं जब उनको पढ़ाती हूँ, तो वो मुझे एग्ज़ाम्पल्स देके मुझे पूछते हैं कि मम्मा ये आप डिस्कशन में तो ये कहते हो और किताबों में ये लिखा है। तो ये जो विरोधाभास आ रहा है, मुझे इससे और ज़्यादा ये फीलिंग आने लगी है कि लोकतंत्र नहीं, अब हम सत्ता तंत्र में रह रहे हैं। जी। जी, नीलू जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अनुभव को जो जीते हैं, उसके सहारे ये बताया कि डेमोक्रेसी जैसी होनी चाहिए, उसको बच्चे भी महसूस नहीं कर पाते और डिफ़रेंस देख रहे हैं, पढ़ने में कुछ और जीने में कुछ और।
और ये इस चीज को हम सब महसूस कर रहे हैं। आपने ये बताया कि धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक पक्षपात, धर्म के आधार पर पक्षपात भी है। हालांकि पक्षपात और भेदभाव तो आर्थिक आधार पर भी है, लिंग के आधार पर भी है, और बिल्कुल। कई तरीकों से है। पर मैं अब एक सवाल टॉस करता हूँ अपने श्रद्धेय सत्यदेव चौधरी जी के पास आता हूँ सवाल लेकर कि इसके आगे हम बात करें, ये तो है, और हम लगातार डेमोक्रेसी में डिग्रेड होते चले जा रहे हैं। यानी जो है अपने पास उसमें भी हम और पुअर होते चले जा रहे हैं। तो ये क्यों है? ऐसा क्यों है सत्यदेव चौधरी साहब कि हम डेमोक्रेसी में हैं ऐसा कह भी रहे हैं और डेमोक्रेसी से दूर भी जा रहे हैं और लाचार और बेबस भी हैं? ऐसा क्यों? धन्यवाद प्रेम जी। सबसे पहले तो मैं नीलू जी को नमस्ते करता हूं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके सामने चर्चा करने में। आपके satyahindy.com के ऊपर तो मैं रोज आपकी जो चर्चा होती है शाम को 4 बजे की, वो मैं देखता ही देखता हूँ। थोड़ा बाद में देख लेता हूँ, लेकिन मैं देखता ही देखता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपकी चर्चाएं। और अब जो बात कर रहे हैं हम ये लोकतंत्र की, लोकतंत्र का मोटा मोटा मायना मैं ये मानता हूँ कि लोगों के निर्णय से एक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा लोग चाहें वैसा होना चाहिए। और लोकतंत्र के अंदर सरकार और लोग होना तो यही चाहिए कि थोड़ा बहुत सरकार जरूर डरे लोगों से, लेकिन लोग तो बिल्कुल ना डरे। या यही मान लो कि ना सरकार डरे ना लोग डरे। आज हम इतना डर और नफरत के माहौल में फंस गए, तो इसका एक कारण यही रहा जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। हमने हर बारी वोट दिए, हर बारी टैक्स दिए व्यापारी होने के नाते। तो इस जिस राजनीतिक व्यवस्था को हमने आरंभ किया, एक ऐसी मूलभूत चूक हमने कर रखी है कि जिसके अंदर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में हम बहुमत का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। ना तो हमें ये पता चुनाव से पहले कि बहुमत चुनाव हो जाने के पश्चात किसका बनेगा। मोटी मोटी बातें हम दो ही मान लेते हैं कि या तो आप ये कहिए कि भाई जिसके सांसद ज्यादा होंगे उसका बहुमत माना जाएगा, या आप ये कहिए कि जिसके वोट ज्यादा होंगे उसका बहुमत माना जाएगा। तो ना तो हमारे पास ये स्पष्ट है कि सांसदों का बहुमत माना जाएगा या वोटों का बहुमत माना जाएगा। और चुनाव होने के बाद फिर हम एक ऐसे जादुई आंकड़े के चक्कर में फंस गए कि 272 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, तब आपको बहुमत से सरकार बनेगी। ये 272 सांसदों के समर्थन का जो आंकड़ा है, ये जादुई आंकड़ा कहाँ लिखा हुआ है? किसी संविधान में लिखा है, किसी एक्ट में है, या कोई ऐसा ऑथोराइज डॉक्यूमेंट होगा जिसकी वजह से ये बात मानी गई? तो ये मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये किस प्रकार का बहुमत। और शायद इस बहुमत को हम स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे हैं, स्पष्टीकरण नहीं है बहुमत का। इसी वजह से ये सारी नफरत, डर और भय का वातावरण एक हमारी राजनीतिक व्यवस्था में बना हुआ है। थोड़े से पूंजीपतियों के लिए ये राजनीतिक व्यवस्था बन गई, और बाकी के जितने भी लोग हैं 99% से ज्यादा लोगों के लिए ये लोकतंत्र की व्यवस्था है ही नहीं। मेरा तो ये मानना है। तो बहुमत जी, का फैसला करिए, बहुमत का फैसला हो जाएगा तो शायद लोकतंत्र भी जिंदा हो जाएगा। जी। मैं चौधरी साहब की ने जो दलील दी, वहाँ से फिर मैं आपके पास आता हूँ नीलू व्यास जी, कि जब सरकार जो हम बना रहे हैं, उसको बनाने में ही जब बहुमत से सरकार बने, जनता के बहुमत से सरकार बने, इसका कोई फार्मूला तय नहीं है। राष्ट्रपति डिप्यूट कर देते हैं या राज्यपाल मनोनीत हो जाते हैं। ये डिप्यूट करना, मनोनीत करना, ये तो डेमोक्रेटिक नहीं है। और बिल्कुल। इसके अलावा जो चुनाव होते हैं, हम देखते हैं कि पूरी सदन जो है, चाहे लोकसभा लीजिए, विधानसभा लीजिए, अरबपतियों का जमावड़ा है। आम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं सदन में। बहुत ज्यादा चुनाव में खर्च हो रहा है, काला धन का प्रयोग हो रहा है। और इसके अलावा जो, चूंकि बहुमत स्पष्ट नहीं है, तो सदन में चुने जाने के बाद दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ लेना, बनी बनी सरकार को गिरा देना, और अपनी सरकार कैसी बची रहे इसकी चिंता करते रहना, इसमें ही पूरा 5 साल निकल जाता है।
बिल्कुल। तो जनता क्यों नहीं सबसे पहले एक ऐसी व्यवस्था को हम लाएं जिसको कह सकें कि जनता का शासन है, रोज रोज सरकार गिरने का डर ना हो। उदाहरण के लिए जैसा सत्यदेव चौधरी जी ने कहा कि चलो सांसदों का बहुमत ले लो, मैजिक फिगर क्या होता है, मैजिक फिगर के चक्कर में जोड़ तोड़ होती है। या फिर जनता का बहुमत ले लीजिए, किसी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट आ रहा है उसको सरकार बनाने दे दीजिए, वो रोज रोज जोड़ तोड़ नहीं करेगा। ये अगर एक व्यवस्था सही हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें क्या यूं ही सही नहीं हो जाएगी। जी नीलू जी। बिल्कुल। नहीं, आप जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो व्यवस्था जब तक जनता नहीं जागरूक होगी, मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। और वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब आपको याद होगा कि जब 2014 में जब पहला चुनाव हुआ था और जिस तरीके से जो पूरा एक कैंपेन बीजेपी गवर्नमेंट ने माउंट किया तो कि क्षमा देखिए। कीजिए नीलू जी, आप हाँ। मुझे याद दिला रही हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ था उस नहीं, नहीं, वक्तव्य नहीं, की। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जनता में एक उम्मीद जगाई गई थी उस समय। उसमें ये कहा गया था कि देखिए एक नया बदलाव आएगा, मोदी जी एक नया बदलाव करेंगे। लोगों ने सोचा कि नरेंद्र मोदी आएँगे तो एक नई उम्मीद आएगी, क्योंकि एक ऐसा नैरेटिव यूपीए की सरकार के बारे में उस समय बन रहा था कि ये बिल्कुल एक पैरालिटिक गवर्नमेंट है, जहाँ पर पॉलिसी को नीतिगत जो फैसले हैं वो बहुत धीरे होते हैं, भ्रष्टाचार है। वो बात दूसरी है कि जो भी भ्रष्टाचार की बात की गई वो कोई साबित नहीं हो पाया। चाहे 2G हो, चाहे कोल स्कैम हो, सब नोशनल वैल्यूज की निकल आई। ठीक है, वो कैंपेन खड़ा किया गया और कैंपेन, झूठा कैंपेन जो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी करती हैं, आज जो आप लोकतंत्र में जो व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, वो व्यवस्था, उस व्यवस्था को कायम करने के लिए आज लोगों की भागीदारी जो आप कह रहे थे वो बहुत जरूरी है। आज जनता को क्या किया जा रहा है? जनता को तो बिल्कुल नींद में झोंक दिया गया है कि भाई नींद, आप एक ऐसी दवाई आपको पिलाई जा रही है बार बार, जिसकी वजह से आप उसी निद्र अवस्था में ही रहोगे। आपको, आप जग कर पूछोगे ही नहीं सवाल। आज की जनता सवाल पूछना भूल चुकी है कि आज अगर ये कोई चीज गलत हो रही है तो क्यों गलत हो रही है। और जो जनता के बिहाव पर जो सवाल पूछते हैं, जो लोग, जो विपक्षी दल हैं, उनको आप ये कहते हैं कि वो राष्ट्रद्रोही हैं या फिर वो एंटी नेशनल है। जीता जागता एग्जाम्पल राहुल गांधी है या फिर जो बाकी विपक्षी दल हैं। आज जो भी विपक्ष जो जनता के मुद्दे उठा रहा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे बेरोजगारी हो, आज उनके खिलाफ अगर सीबीआई या ईडी को भेज दिया जाता है तो फिर एक तरीके से सत्ता ये संदेश देने की कोशिश कर रही है और लोगों में ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि देखिए ये जो लोग हैं ये राष्ट्रद्रोही हैं और जो हम कर रहे हैं वो सही है। और उसमें जो पूरा जो जनता को जिस तरह से जागरूक करना चाहिए, उसमें मिट्टी लगाने का काम, एक तरीके से मैं बहुत प्लेन शब्दों में कहूंगी, तो वो सोशल मीडिया करता है कि अपनी अफीम के ज़रिए ये इंश्योर कर रहा है कि वो जनता कभी जागरूक ना हो, वो जनता कभी भी सत्ता में बैठे लोगों से सवाल ही ना करे। मेरे अपने परिवार के अंदर और मुझे लगता है कि हर फैमिली के अंदर ये चीज़ें हो रही होंगी कि अगर आप मोदी जी के विरोध में बोल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल निष्कासित कर दिया जाता है, अपने परिवार में ही आप आइसोलेट हो जाते हैं। कि अरे! ये कैसे हो गया? आपने मोदी जी के खिलाफ सवाल कर लिया। मुझे ये बताया जाता है कि आप पत्रकार होने के नाते क्योंकि आप बार-बार मोदी जी पे सवाल खड़ा कर रही हैं, इसीलिए देखिए आप कहीं मेन स्ट्रीम पे नज़र नहीं आती। मेरे परिवार के अपने लोग मुझे ये कहते हैं कि अरे कभी ना कभी तो समझौता कर लिया करो, क्या फ़ायदा है, समझौता कर लोगी तो अच्छे चैनल्स पे चली जाओगी, पोज़ीशन अच्छी मिल जाएगी, पावर अच्छी मिल जाएगी। कई लोग कर भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, उस व्यवस्था के लिए आज लोग भी बहुत ज़िम्मेदार हैं। हम कह रहे हैं हमारा लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, हम पढ़ाई का लेवल, हम पढ़ाई का स्तर बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम समाज कैसा पैदा कर रहे हैं? एक ऐसा समाज जो कि सोता रहेगा, उसको जो बताया जाएगा वही सब सही है और उसकी जो सवाल करने की शक्ति है, वो अगर खत्म हो गई है, तो फिर कहाँ है लोकतंत्र? जो आपका बेसिक सवाल है कि और जो मुझे लगता है कि सत्यदेव चौधरी जैसे जो लोग हैं, जो आज एक पार्टी बनाई है जिन्होंने इस पूरे आधार को लेकर, तो आज जनता को इस चीज़ पर जागरूक कैसे किया जाए? हम आज छोटे बच्चों को टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाकर और उनको छोड़ दिया जाता है। आज क्यों ना इस तरीके की वर्कशॉप्स हों, क्यों ना एक ऐसे लेवल पर एजुकेशन को लाया जाए, जहाँ पर लोगों में सोचने की और समझने की वो शक्ति आए कि भई ये गलत अगर हो रहा है, चाहे आज इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई मोदी जी आपने तो कहा था कि आप एक नई उम्मीद और एक नया बदलाव लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज क्या हो गया 8 साल में? 8 साल में
ठीक है, हमने इकोनॉमिक एडवांसमेंट जरूर किया होगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई होगी। मोदी जी ये कहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल जो स्टैचर है भारत का वो बढ़ गया होगा, सब भारत के प्रति नतमस्तक हैं, ये बताया जा रहा है हमें। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो आज ये सवाल कर रहा है कि भारत के अंदर हम समाज अपना कैसा पैदा कर रहे हैं, वो व्यक्ति आज सत्ता की नजरों में और सबकी नजरों में वो एक विलन बन जाता है। चाहे वो प्रेम जी हो, चाहे आज मैं हूं, मेरे जैसे जितने पत्रकार हैं, अगर आज वो इस चीज पर सवाल खड़ा करते हैं कि ठीक है इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक एडवांसमेंट के साथ साथ अगर आपके समाज में शांति नहीं है, आपके समाज में एक व्याकुलता है कि लोग किस तरीके से जी रहे हैं, हमारा पड़ोसी अगर अगर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आ रहा है, उसके अंदर एक डर है, भय है, नफरत का माहौल है, तो क्या आप एक ऐसा समाज बनाकर आप ये कहेंगे कि नहीं देखिए भारत की जीडीपी बढ़ गई? आज वो अंदर जो झांकने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं खो चुकी है। और ये बात मुझे लगता है कि सत्ता नहीं समझ रही है। सत्ता को ये लगता है, जो मौजूदा सरकार है, वो जब बाहर मोदी जी जाते हैं तो कहते हैं, या फिर जितने भी मौजूदा मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि कितनी शर्मनाक बात है, राहुल गांधी ने ये कह दिया कि देखिए हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है तो बात सही है, सिर्फ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की हम बात नहीं कर सकते कि देखिए हमने जितने भी हमारे राज्य हैं, हमने सब जगह एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दिया, या हमारे देश में अगर हर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है तो हमारा लोकतंत्र कायम है। एक सोशल डेमोक्रेसी की जो हम बात करते हैं, और आज का जो मुद्दा है मुझे लगता है जो आपकी चर्चा का है, जिस पर की गहन चिंतन और इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हम उसको कहते हैं कि ठीक है आपने हर 5 साल में चुनाव कराया, आपका चुनाव हो गया, लेकिन चुनाव के जो बाद की प्रक्रिया है कि आप कैसा समाज बहाल कर रहे हैं, आपकी जो सत्ता है, आपने किस तिकड़म से आपने सरकार को तोड़ा, जो आप बात कह रहे थे कि किस तिकड़म से आपने सरकार बना ली, सरकार तोड़ दी, जो कि कितने एग्जाम्पल्स हैं इस समय, उस पर लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा इस समय चिंता का विषय है। आज क्यों नहीं लोग सवाल कर रहे हैं इस चीज को यहीं से लेकर, क्यों? नीलू जी, यहीं से सवाल उठता है कि लोग सवाल करके भी क्या करें। मैं आपसे दोहराता हूं कि देखिए आजादी के बाद तो सरकारें बदलती रही, जनता बेचैन हुई, जनता ने जेपी आंदोलन किया, अन्ना आंदोलन किया, सरकार बदली, जनता गुस्सा गुस्सा करके सरकार बदल करके भी देख चुकी है। अब जनता को लगता है कि बेचैन होने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि सरकार किसी की भी बने, बात वहीं पर आती है। तो मैं अब यहां से नीलू जी मैं जवाब लेना चाहता हूं सत्यदेव चौधरी जी से। क्यों चौधरी साहब, जनता निराश हो गई है, सवाल नहीं कर रही, जो नीलू जी कह रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत सही कह रही है। जनता क्यों करेगी सवाल? करने से क्या होना है? सरकार का मान लीजिए कांग्रेस की आ जाएगी, पहले भी तो थी कांग्रेस की सरकार, क्या हो गया या अब क्या हो जाएगा? जी देखिए, मैं नीलू जी की सब बातों से सहमत होते हुए ये समझना चाह रहा हूँ कि लोगों के ऊपर आप इतनी जिम्मेवारी क्यों डाल देते हो? लोगों ने या जनता ने तो आपको वोट देके सरकार बना दी। अब ये जिम्मेवारी तो सरकार की है ना कि लोगों को शिक्षित करें, लोगों को जागरूक करें, लोग उनसे सवाल करने से ना डरें। ये वातावरण तो सरकार ने बनाना है। लोग थोड़ी कह रहे हैं कि जी कि हम डर के जिएंगे यहाँ पर, या हम डरना चाहते हैं। इसकी 2-3 बातें मैं आपको छोटी-छोटी बोलता हूँ। हमारी लोगों को जागरूक करने का या उनको शिक्षित करने की एक राजनीतिक व्यवस्था से ही मैं जोड़ना चाहता हूँ इस बात को। जैसे ही आपने 18 साल वाले को वोटर बनाया, वोटर बनाने के लिए कितने विज्ञापन करते हैं कि वोटर बनो, वोटर बनो, वोटर बनो। जैसे 18 साल की उम्र पार करते ही एक वोटर बनाना पता नहीं कितना महान काम है। लेकिन वोटर बनाने से पहले आपने उसको स्कूल तक ही है, वोट 18 साल का बच्चा तो 18 साल के युवा तो स्कूल ही पार किया होगा। तो उस वोटर बनाने से पहले आपने उसको उस स्कूल के अंदर क्या शिक्षा दी कि भाई हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, उसके ऊपर कोई वाद विवाद करवाया, कोई डिबेट करवाई, उसको शिक्षित किया कि भाई हमारी राजनीति तो देखिए गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के ऊपर आधारित है, और आपको वोटर इसलिए बनाया जा रहा है कि आप उस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को वोट देंगे। अब आप सोच लो कि आपको वोटर बनना है या नहीं बनना है। तो जिस राजनीतिक व्यवस्था में वोटर बनाने वाले को शिक्षित नहीं किया जाता, उसको समझाया नहीं जाता, तो ये या
आप ये मानिए कि जो राजनीतिक दल सरकार में आ गए या विपक्ष में आ गए, सत्ता में आ चुके हैं, क्या उनको भी ये समझाना पड़ेगा कि आप भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को टिकट मत दीजिए? जो नेता पहले से इतनी देर तक सत्ता में रह चुके हैं, क्या हम ये उम्मीद करें उन लोगों से कि भाई ये झूठे नारे, झूठे भाषण देंगे और झूठे गरीब लोगों को झूठ बोल बोल के, इनको भ्रमित करके, इनके वोट लेके और उन भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को जितवाएंगे और फिर उनके समर्थन से ये सरकार बनाएंगे? तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में से तो आप लोकतंत्र, मुझे तो लगा ही नहीं कि कोई लोकतंत्र, सपने में भी कोई मिल सकता है लोकतंत्र इसके अंदर। तो मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता किसी की भी, लेकिन एक राजनीतिक व्यवस्था को समझे बिना मौलिक बात तो देखिए कोई एक व्यक्ति करेगा, एक बात तो कोई एक व्यक्ति निकालेगा ना अपने मुंह से पहले, फिर बाकी के लोग उसको समझ के उसका विरोध करेंगे या उसका समर्थन करेंगे। अगर बात वो ठीक है तो उसका समर्थन करिए और अपनी राजनीतिक व्यवस्था को बदल लीजिए। वोटर वोटर तो हम भी वोट है ना, हमारी ये तो कोई मजबूरी नहीं है, लाचारी नहीं है कि हम इसी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को ही वोट देंगे। कम से कम ये समझ के हम इसको वोट देना ही बंद करें और एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर बात करें जिससे कि लोकतंत्र बने, जिससे कि गरीबों का कल्याण हो। और ये खाली पूंजीपतियों के भरोसे आप जो सोचते हो जी कि ये लोकतंत्र रहेगा, पूंजीपतियों के लिए तो लोकतंत्र खूब है, खूब मजे का लोकतंत्र है, खाली गरीबों का लोकतंत्र नहीं है बस ये। तो इस बात को समझते हुए कि भाई हम, और मैं ये मानता हूं कि बहुमत का यदि हम फैसला कर देंगे कि बहुमत कैसे होगा, तो फिर ये सारी समस्याओं के आलोचना करने की बजाय हम समाधान की तरफ आ जाएंगे। प्रेम जी। जी जी, नीलू जी, आपने सुना सत्यदेव चौधरी साहब को। आप जी कह रहे हैं कि ये गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ऐसा लगता है कि जैसे चौधरी साहब जो वन पार्टी सिस्टम के फेवर में चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी उनसे बात भी होती रहती है और यहाँ भी हमारी बात की वो पुष्टि करेंगे। वो वन पार्टी सिस्टम नहीं, वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। जब चुन करके आप आ जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तो आपको क्या हक है चुनाव के बाद में गठबंधन करने का? वहां पर कह रहे हैं सरकार बनाने के लिए भ्रष्ट तरीके से गठबंधन करना, सांसदों की खरीद फरोख्त करना, यहां पर सत्यदेव चौधरी जी फोकस करना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से सरकार बनेगी, सरकार बनने का तरीका ही गलत होगा, तो वो सरकार गलत ही तो व्यवहार करेगी। अगर पूंजीपतियों के चंदे से अगर चुनाव लड़ा जाएगा, तो सरकार तो पूंजीपतियों को मदद करेगी। और हम देख रहे हैं अडानी प्रकरण उसका जीता जागता उदाहरण है। इलेक्टोरल फंडिंग में सबसे ज्यादा पैसा अगर एक पार्टी को मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो वो पार्टी उन उद्योगपतियों को अगर मदद कर रही, तो इसमें आश्चर्य क्या है? तो कहने का मतलब है कि अगर जनता की मदद से, जनता के सहयोग से अगर सरकार बने, सरकार बनने का तरीका सही हो जाए, बहुमत का की सरकार बने, तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। जी नीलू जी। लेकिन जो जनता की भागीदारी है, जो बात आप अभी सत्यदेव जी भी कह रहे थे कि हम सब ओनस पूरा जनता के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है, और वहीं पे बेसिक सवाल बाद में मुझे लगता है कि घूम के आ जाता है कि जनता के अंदर ये क्यों नहीं है कि आप एक 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 ऐसी व्यवस्था को वोट डालें जिसमें कि आपको फुल मेजॉरिटी मिले और किसी एक पार्टी को मिले, ताकि ये जो कोलिशन पॉलिटिक्स है इसका स्कोप ही ना रह जाए। और ये जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, ये बात सही है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट जब आएगा तो लोग इस तरीके की भ्रष्ट राजनीति अपनाएंगे जहां पर खरीद फरोख्त, तोड़ मरोड़, और जो पार्टी कमजोर है, अब क्या हुआ, गोवा में नंबर्स आने के बाद भी कांग्रेस पिछले बार सरकार नहीं बना पाई थी, पिछले के पिछले बार। यहाँ तो थोड़ा सा मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूँ नीलू जी, कि जब हम जनता के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, हम ही जनता होते हैं जब हम आम बसों में सफर करते हैं, और हम ही जनता होते हैं जब हम मेट्रो में सफर कर रहे होते हैं। बस में हम कहीं भी थूक देते हैं, किसी भी तरीके से व्यवहार कर लेते हैं, धक्का धुक्की कर लेते हैं, और मेट्रो में बहुत सज्जन होकर के, शरीफ होकर के यात्रा करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमने वातावरण दिया, फैसिलिटेट किया। तो लोकतंत्र अगर जनता को फैसिलिटेट नहीं करेगा, उसको अगर दो चोर में ही चुनना है कौन ज्यादा सही है कौन ज्यादा गलत, तो जनता क्या करेगी? जनता ने तो सरकार बदल बदल करके देख लिए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जी
नहीं, आप सही कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट देना सरकार का काम है, फैसिलिटेट करना सरकार का काम है, लेकिन और जनता जिस तरीके से सरकार का वो काम है कि उसको फैसिलिटी देनी है जनता को ताकि जनता आराम से रहे, लेकिन जनता की जो जिम्मेदारी है, मैं बार बार जनता पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि जनता मुझे ये चीज क्योंकि अंदर से बहुत परेशान करती है, क्योंकि आज ये टॉपिक लोकतंत्र का है, तो लोकतंत्र में हम जनता की भागीदारी की बात करते हैं। जो बेसिक प्रमाइस है लोकतंत्र का वो यही है कि इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। आज लोगों का पार्टिसिपेशन कितनी चीजों में है, सिर्फ इसलिए कि वहां पे जय जय मोदी के नारे लगाने हैं आपको वहां पे जनता का पार्टिसिपेशन मिलेगा, या आपको अगर स्वच्छ भारत अभियान आपको लग रहा है कि भाई वो मोदी जी का नारा है और उसमें आपको ब्राउनी पॉइंट्स कमाने हैं, उसके थ्रू आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो आप वहां पे अपनी भागीदारी दिखाएंगे। लेकिन जब डेमोक्रेसी से जुड़े हुए सवाल के लिए अगर आपको आज किसी विपक्ष के किसी कैंपेन में जाना होगा, आज पूरी जनसंख्या के कितने लोग हैं जो आज कांग्रेस के किसी पार्टिसिपेशन में या फिर केसीआर की पार्टी में या जितनी भी विपक्षी दल है आज उनकी पार्टी में आपको दिख जाएगा। ठीक है, वो अपने पार्टी के कार्डर्स को वो बटोर लेंगे, लेकिन जो रियल जनता का पार्टिसिपेशन है वो आज केवल और केवल उन प्रोग्राम्स में ही नजर आता है जो कि सत्ता के करीब है, तो उसको आप जनता का पार्टिसिपेशन नहीं कह सकते हैं। ये चीज से मैं बहुत ज्यादा विचलित भी हूं कि जो रियल जनता का पार्टिसिपेशन है, जो नीलू जी, इंडिपेंडेंट। जी आप मुझे अंदर से उद्वेलित कर रही हैं बीच में हस्तक्षेप करने के लिए। नहीं नहीं, बोलिए 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 सर। जी जी कि जनता को दरअसल देखिए इस देश में जनता ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, ट्रेड यूनियन अधिकार के लिए जगह जगह हड़तालें की हैं, मैं 8 घंटे एग्जैक्टली की। इसीलिए कह रही हूं कि कहां है वो जनता जिसने की स्वतंत्रता की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली। उस समय क्या इस, माहौल इस उस समय। जी जी इसका उत्तर मैंने आपको दिया भी कि जनता निराश हो चुकी है। किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, अगर कांग्रेस की सभा में भीड़ नहीं जुट रही है तो दोष कांग्रेस का है, वो उम्मीद पैदा नहीं कर पा रही है। अगर आप उम्मीद पैदा नहीं करेंगे, जनता को लगेगा कि यही सरकार आएगी फिर वही बिल्कुल। होगा, तो वो नहीं क्यों नहीं उसकी रैली में जाएगी। जी नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी सही है, और इसके लिए मैं जहां तक जनता के सवाल करने की शक्ति है वो मैं उस पर कह रही हूँ, लेकिन जो बात आप विपक्षी दलों की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर उनकी मैं तरफदारी नहीं करना चाहती हूँ। जो कमी है विपक्ष की, आज वो सबसे बड़ी कमी विपक्ष की यही है कि जनता के बीच में वो एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव बनाकर नहीं ला पा रहे हैं। आप किसी भी लोग से बात करिए जो कि मोदी प्रिय व्यक्ति अगर आज इस देश में है, तो वो ये कहेगा कि ठीक है मोदी जी में 10 गलतियां हो या मोदी सरकार की 10 गलतियां हो, लेकिन क्या गारंटी है कि जो अगली सरकार आएगी और वो ये गलती नहीं दोहराएगी। इससे अच्छा है कि भाई ठीक है जो मौजूदा हालात है वो चल रहे हैं। ये जनता में एक फीलिंग है कि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव अदर देन मोदी, और ये इस चीज के लिए अगर कोई भी जिम्मेदार है तो वो आज विपक्षी दल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, हमने इमरजेंसी के दौरान क्या देखा था, एक इतनी बड़ी सत्ता के खिलाफ जो एक लहर चली थी, आखिर वो आंदोलन ही था ना। लोग जिस तरह से जागरूक हुए और फिर सत्ता से चीजें बाहर गई, फिर एक सरकार बनी। अब लोग आज ये भी कह रहे हैं कि जो अभी मौजूदा हालात हैं, क्या उस तरीके का मूवमेंट जो हमने 1970s में 77 में देखा था, क्या उस चीज को हम दोहराएंगे। मुझे नहीं पता वो कितना एक्सपेरिमेंट सफल होगा, आज उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज जनता की भी गलती है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं उसके संदर्भ में मैं कह रही हूं कि जनता भी गलत है इस समय। ठीक है, वो जनता मायूस हो चुकी है, सब कुछ है, लेकिन जनता की जो जिम्मेदारियां हैं क्या जनता उसे पूरा कर रही है। और दूसरा सवाल, जो विपक्षी दल है जो आज जनता की आवाज बनकर और ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है, क्या आज वो जनता में उम्मीद पैदा कर पा रहे हैं? नहीं, दैट्स अ सैड आंसर। लेकिन अभी विपक्षी दलों के पास ऐसा कोई क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव नहीं है जिसकी वजह से मैं आज एक पत्रकार होने के नाते ये कहूं कि नहीं भाई ये मोदी जी को बाहर करके ये सत्ता कोई जो विपक्षी दल है वो सामने आ जाएगा। आज उसके पास आज हमारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आज कौन है? विपक्षी दल भी रिस्पॉन्सिबल है, आज जनता भी रिस्पॉन्सिबल है कि पिछले 8 सालों से जो एक समाज हमें दिख रहा है, जिसके बारे में हम एक नहीं 50 बार आलोचना करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो, सब्जुगेशन हो, इतनी सारी जो चीजें हो रही हैं, हम उस पर सवाल ही नहीं कर रहे हैं। सवाल करने वाले प्लेटफॉर्म्स को ही बंद कर दिया जा रहा है या उन पर अंकुश लगा दिया जा रहा है। वो हम उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हमें अगर सवाल खड़े करने हैं तो मुझे लगता है कि आज लोगों से भी सवाल करना चाहिए, वोटर्स से भी और उन विपक्षी पार्टी से भी जो कि जनता की आवाज बनने का दावा करती है। जी प्रेम जी। जी जी
आपने जो भी बातें कही, अब सीधे जवाब जो है सत्यदेव चौधरी जी के पास हमें आना पड़ेगा, क्योंकि जनता तो निराश है। क्या जनता से एक राजनीतिक दल आपने बनाया लोकतंत्र को प्रेम जी, मजबूत लेकिन करने के लिए? प्रेम जी, जी, जी। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कहा जनता निराश है, वो ठीक है, लेकिन विपक्षी दल भी निराश हो चुके हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? विपक्ष तो विपक्ष भी इस मैं समय निराश ही है। इसलिए एक राजनीतिक पार्टी बना चुके नेता से सवाल कर रहा हूं कि जनता तो निराश हो चुकी है, तो क्या आपको उम्मीद है कि जनता को जगाया जा सकेगा इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, लोकतंत्र को दुरुस्त करने के लिए? जनता तो इसमें कोई रुचि नहीं ले रही है चौधरी साहब। मैं नीलू जी की सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन अब आप ये बताइए इस व्यवस्था को सुधार किया कैसे जाएगा। और अभी आपने कहा कि एक ही राजनीतिक दल को बहुमत क्यों नहीं दे देती जनता। इसके भी उदाहरण, मैं 2-3 उदाहरण तो मैं दे ही सकता हूँ आपको, कि पहले जब हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, उनको शायद एक ही चुनाव के अंदर 350 से भी ज़्यादा लोकसभा के सांसद आए उनकी जीत के। उसके बाद में राजीव गांधी के शायद 400 से भी ज़्यादा आए, 415-20 जो भी आए। और आज के सत्ताधारी जो लोग हैं, उन्होंने भी 300 से ज़्यादा सीटें लोकसभा के सांसद उनके हैं। तो देखिए, आप इस बात से भ्रमित मत होइए कि सांसदों के बहुमत से कोई अच्छा लोकतंत्र बनेगा। अगर बनता तो बन जाता, बना क्यों नहीं? है तो बहुत सारे वो अवसर मिले ना हमारे को कि पूर्ण बहुमत से या ज़्यादा सांसदों के बहुमत से सरकारें बनी। लेकिन उसके बावजूद भी आज कोई भी पार्टी या कोई भी सत्ताधारी दल ये कहने के लिए तैयार है क्या कि अगले चुनाव के अंदर हम गठबंधन नहीं करेंगे, दूसरी छोटी छोटी पार्टियों को या बड़ी पार्टियों को मिला के हम सरकार नहीं बनाएंगे। जब हमारा इतना बहुमत हमारे पास में है, तो आपको इतना भरोसा तो होना चाहिए लोगों के ऊपर कि अगली बारी हम गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं करते। अब ये सांसदों के बहुमत की राजनीति के अंदर लोगों का कोई महत्व होता ही नहीं है। लोगों को तो एक चुनाव के अंदर आपने एक नाटक दिखा दिया, खाली एक ऐसा दिखा दिया भी हमने लोकतंत्र का नाटक कर दिया चुनाव के माध्यम से, कि लोग जाएं लाइन में लगा के टी 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 बजा के वापस आ जाएं और उसके बाद में फिर चुप हो जाए, फिर जो ये सत्ताधारी करें बस वो आपको मंजूर है, वो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपकी एक ऐसी लाचारी बन जाती है। तो हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते? हमने इतनी जल्दबाजी के अंदर वो राजनीतिक व्यवस्था क्यों शुरू करी जिसके अंदर बहुमत का फैसला ही नहीं था, और सरकार बनानी हमने आरंभ कर दी, चुनाव करवाने शुरू कर दिए। तो ये तो एक ऐसी विचित्र स्थिति है, और अभी तक जो हुआ तो हुआ। आज हम इस बात का चिंतन क्यों नहीं कर सकते कि ये सांसदों के बहुमत के बदले में किसी और तरह का बहुमत भी तो हो सकता है ना, जिससे कि हमारे को ये भ्रष्टाचारी अपराधी ये लोग ना आए हमारी संसद के अंदर, और एक अच्छी न्यायप्रिय लोकप्रिय व्यवस्था बने। इसके बदले में मैं ये कहता हूँ कि सांसदों के बहुमत के बदले में यदि आप हम ऐसा बोले कि जिस राजनीतिक दल को अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, भले ही उनके सांसद हारे या जीते, कितने भी हारे कितने भी जीते, हम उसका बहुमत क्यों नहीं मान सकते? जब एक सांसद का बहुमत हम ये मान सकते हैं कि उसको सबसे ज्यादा वोट मिले और वो जीत गया। जब 543 के 543 सांसद आ गए, तो इसी आधार के ऊपर आए कि उनको सबसे ज्यादा वोट मिले। तो हम इस आधार को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते कि जिस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसका बहुमत मान के उनको सरकार बनाने का अधिकार दीजिए। अब मान लो 300 हमारे इस राजनीतिक व्यवस्था में हमारे मतदाताओं का कोई महत्व ही नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। मैं कहता हूं कि 300 सांसद 45 लाख वोट लेके जीते और 243 सांसद 55 लाख वोट लेके जीते। अब सरकार बनाने का बहुमत से अधिकार किसका होना चाहिए? कम वोटों से ज्यादा सांसदों का होना चाहिए या ज्यादा वोटों से कम सांसदों का होना चाहिए? लोकतंत्र के अंदर तो मैं यही समझता हूँ कि भाई वोट ज्यादा होने चाहिए, भले ही सांसद कम हो। हमें ज्यादा सांसद क्यों चाहिए बहुमत के लिए? ये मेरा प्रश्न है, और मेरे दिमाग में इतनी उलझन है इस बात की। मैं पिछले 10-15 सालों से ये सवाल करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। जी जी, जी। आप जो कह रहे हैं चौधरी साहब, उसमें थोड़ी सी बात जोड़ते हुए स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए मैं आता हूं नीलू जी से कि देखिए, सरकार बनाने के लिए बहुत तरह के तिकड़म किए जाते हैं कि सांसदों का बहुमत हासिल हो जाए।
या विधानसभा में विधायकों का हासिल हो जाए। अभी मेघालय आपको उदाहरण है ना, दो विधायक बीजेपी के पास है, लेकिन फिर भी उनके पास सबसे बड़ा दल जो है वो चला जाता है असम में बात करने के लिए, सरकार के गठन पर चर्चा करने के लिए, यानी भावी मुख्यमंत्री कहीं और से डिक्टेट हो रहा होता है। ये भी एक स्थिति है। तो ये जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें विधायक और सांसद इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि आम जनता का महत्व ही खत्म हो गया है। तो क्यों नहीं जनता जिसको सबसे ज्यादा वोट दे उसकी सरकार हम माने, क्योंकि हमने बहुत सही उदाहरण दिया चौधरी साहब ने कि हमने ये भी देख लिया कि किसी को 400 से ज्यादा सीटें आई, किसी को 350 से ज्यादा सीटें आई, यानी सबसे ज्यादा सांसद भी आ गए, फिर भी सरकार जो है समस्या का समाधान नहीं कर सकी, अलोकप्रिय होकर के ही वो बाहर हुई, सत्ता से बाहर हुई। तो अब बाकी जो विकल्प हमारे पास है वो यही है कि जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिले उसको सरकार बनाने दे, ताकि सरकार गिरने की चिंता से बेपरवाह होते हुए, और उसमें ये भी होगा कि हारे हुए सांसदों का भी, उम्मीदवारों का भी मत होगा उसके साथ में, और कम से कम जो विपक्ष होंगे क्लियर कट विपक्ष होंगे, वो वैचारिक आधार पर विपक्ष होंगे। तो ये प्रणाली हम क्यों नहीं अपनाते, ये सवाल है जी। लेकिन जो जिस व्यवस्था की सत्यदेव जी बात कर रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन लग रहा है कि मौजूदा जो हालात है इसमें पहल कौन करेगा? आप पूरे एक पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को बदलने की बात कर रहे हैं। अब आपको याद होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब कैंपेन चला था उस समय केजरीवाल क्या बातें करते थे? केजरीवाल कहते थे ना कि ये सब भ्रष्ट है, सब चोर है, सब बेईमान है। यहाँ तक कि लालू जी का मुझे वो कमेंट भी याद है संसद के अंदर जब उन्होंने चिल्लाकर बोला था, अरे कौन है ये केजरीवाल? सबको लगा कि भाई ये केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आके सबका सिंहासन हिला देगा। मुझे अभी भी याद है उस समय पार्लियामेंट में ही हम सब थे जिस समय ये कवरेज पूरी चल रही थी। और लेकिन आज क्या है? आज केजरीवाल हैज बीन रिड्यूस्ड टू लाइक एनी अदर पॉलिटिकल फिगर। व्हाट काइंड ऑफ अ डिफरेंस हैज ही रियली ब्रॉट टू द सिस्टम? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि चेंज जो लाने का दावा जो सबसे ज्यादा करते हैं वो कितना बड़ा चेंज ला पाते हैं? क्या आज वो चेंज इंडेक्स कोई उसको नापेगा, उस पर उसको लेकर सवाल करेगा? और जिस नई पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की आप बात कर रहे हैं सत्यदेव चौधरी, मुझे मुझे लग रहा है सत्यदेव जी कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितना उधेड़ बुन हुआ उस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को लिखने के लिए, इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए। आज हमारे कितने नेता ऐसे हैं कि वो ये कहेंगे कि चलिए हम 5 साल का जो चुनाव है उस चुनाव पे ना बात करके इस नई व्यवस्था को कायम करने के लिए बहस कर लेंगे। यहाँ एक सेशन तो चलाना मुश्किल है। एक सेशन बचा खुचा जो बजट का जो दूसरा सेशन है वो चल नहीं पा रहा है ऐसे छोटे-छोटे और बेढंगे मुद्दों पर। तो एक इतनी बड़ी व्यवस्था को बदलने के लिए जो कि बिल्कुल एक तरीके से कहें कि सारी चीजों को एक ताक पर रखकर और एक नई व्यवस्था को बनाने की बात हो रही है। मुझे लग रहा है बहुत यूटोपियन आइडिया है ये और इसके लिए एक बहुत बड़ा नीलू पॉलिटिकल जी, विल। नीलू जी, मैं आपको यूटोपियन बोलते साथ में टोकना चाहता हूँ। वो इसलिए कि देखिए सरकार तो लोकपाल भी नहीं लाना चाहती थी। जिन लोगों ने लोकपाल कहा था वो भी सत्ता में आने के बाद में लोकपाल से बचने की कोशिश करते रहे। तो फिर भी लेकिन जनता के दबाव पे लोकपाल जैसा भी हो लाना पड़ा। तो उसी तरीके से हम फिर से राजनीतिक दलों की ओर क्यों मुंह तकें कि आप आइए और इस फ्रेमवर्क को ठीक कीजिए, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को। वो क्यों करेंगे? उनको सूट करता है। आज इनकी पार्टी, कल उनकी पार्टी, इस प्रदेश में उनकी सरकार, उस प्रदेश में उनकी सरकार, अदल बदल करते रहेंगे, उनको तो सूट करता है। तो हम इस जरूरत को अगर समझते हैं और समझा पाते हैं कि ये डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क जो है जनता के हित में नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा, तो हमको इसके साथ एग्री होना पड़ेगा। हम यूटोपियन बोल करके इससे अपने आप को डिसअटैच नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, ये मेरी राय है जी। प्रेम जी मैं ये कह रही हूँ कि यूटोपियन से मेरा मतलब उसको डेनिग्रेट करने का बिल्कुल मेरा मतलब नहीं था। मेरा ये मानना था कि एक नए तरीके का मूवमेंट कहीं ना कहीं देश में शुरू होना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल से ये मूवमेंट शुरू होना पड़ेगा। अगर आज हम स्कूली बच्चों को हम ये पढ़ाते हैं बेसिक्स में कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी के अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं और बेहतर देश को बनाने के लिए क्या हो सकते हैं। आज आपके कितने ऐसे शिक्षक हैं जो कि आज बात सत्यदेव चौधरी जिस बात को बात कह रहे हैं, आज हमारे कितने टीचर्स हैं जो बात ये बच्चों को समझा सकते हैं? मुझे ये बता दीजिए।
कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आज बच्चों को वाइबल ऑल्टरनेटिव्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बता सके। आप जो सत्यदेव जी जो बात कर रहे हैं वो एक वाइबल ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं कि इफ इन द प्रेजेंट सिनेरियो द प्रेजेंट सिस्टम इज नॉट वर्किंग, व्हाट इज अनदर ऑल्टरनेटिव व्हिच इज सिटीजन सेंट्रिक। वो आज ऑल्टरनेटिव बताने के लिए ना हमारे पास शिक्षक हैं, पॉलिटिकल विल नहीं है हमारे नेताओं में। ऐसे मूवमेंट की देश में कमी है जो कि एक ऐसा मूवमेंट बड़ा हो जो कि जन जागरूकता को इसके ऊपर ला सके। तो मुझे लगता है कि जो ये आपका प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छी आज आपने एक इस पर बहस इस पे की है, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जुड़ना चाहिए। इस तरीके की अगर डायलॉग्स होंगे, इस तरीके का एक जन जागरण होगा, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अंडर प्रेशर दिस सिस्टम आल्सो कुड चेंज। बट अभी ये आइडिया मुझे बहुत फारफेच लगता है, दो इट्स अ वंडरफुल आइडिया। मैं सत्यदेव जी की किसी भी बात से डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, और ये सही बात है कि बहुत ज्यादा डिसइल्यूजनमेंट इस समय है, चाहे वो जनता का हो, चाहे विपक्षी दलों का हो। और बिल्कुल जो मैंने कहा कि लोकतंत्र ने, ये बिल्कुल सत्ता तंत्र ने हर चीज अपने हाथ में हासिल कर ली है, जहां पर ना लोगों के राइट्स हैं, ना जहां लोगों को जो अपनी जो एक लोगों की जो पावर है, लोगों ने कोई एहसास नहीं कि उनके हाथ में किस तरीके की पावर है। आज उन लोगों ने इस बात को सोचने से ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब सोचना ही नहीं चाहते लोग इसके बारे में। तो एक जो नए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको लेकर एक बहुत एक बड़े मूवमेंट की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो सकता है यूटोपियन, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं उस संदर्भ में ये यूटोपियन लगता होगा, लेकिन एक देखिए, बड़ा आपका ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया कि नए मूवमेंट की जरूरत है ना। आप चिंतन कर रही हैं, बोल रही हैं, सोच रही हैं, और उससे एक बात और निकली। मैं आखिरी शब्द लेने जाऊंगा सत्यदेव चौधरी जी के पास, लेकिन आपने जो बताया कि ये कितना मुश्किल है लोगों को समझाना, इस फ्रेमवर्क को बदलने के लिए जो बिल्कुल ऑल्टरनेटिव विचार है, ये समझाना बिल्कुल कितना नहीं, मुश्किल मैं है। इसलिए तो कह रही हूँ प्रेम जी अगर आप आज समझाने जाएंगे तो जैसे अरविंद केजरीवाल को पहले ये कहा जाता था कि भाई ही इज एन एनार्किस्ट, आज आपको भी एनार्किस्ट का लेबलिंग मिलेगी कि आप तो बिल्कुल जी जो जी एक बचा बचाया एक फ्रेमवर्क है, आप उसको हटा के बेदखल करके आप पता नहीं क्या लाना चाह रहे हैं, जिसका जी सक्सेस रेट और स्ट्राइक रेट हमें नहीं पता है कि उसको कैसे एक आम जनता उसको एक्सेप्ट करेगी। मान लीजिए हम नए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, वो कितना सक्सेसफुल होगा, नोबडी हैज टेस्टेड, सो इट इज एन अनटेस्टेड वाटर इनटू व्हिच वी आर ट्राइंग टू वेड। उसके लिए बहुत ज्यादा होमवर्क, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत ज्यादा डायलॉग मूवमेंट, मतलब बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन और लोगों के पार्टिसिपेशन की जरूरत है, जिसमें कि इंटेलेक्चुअल्स हों, पॉलिटिकल पीपल की भी उसमें जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि इसमें 4 लोग बैठ जाएंगे और वो इस चीज की इसके ऊपर फैसला कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है और एक बहुत बड़ा इशारा भी है कि हमारा भविष्य क्या हो सकता है, उसको लेकर एक ये बहुत बड़ा रोड मैप है मुझे लगता है। जी प्रेम जी, सॉरी टू जी, इंटरप्ट यू। बहुत महत्वपूर्ण बात आप जोड़ रहे थे। अब मैं सत्यदेव चौधरी साहब के पास आखिरी टिप्पणी के लिए जाता हूँ। जी चौधरी साहब, ये आपका महत्व तो मेरी नजर में और बढ़ गया, हमारे दर्शकों की भी नजर में, कि इतना मुश्किल काम जो कि नीलू व्यास जी बोल रही होना लगभग मुश्किल, असंभव सा लगता है। हर क्षेत्र में लोगों को जगाना पड़ेगा। ये ट्यूटर्स को भी नहीं पता कि क्या बताएं। तो इतना मुश्किल काम पूरा करने का जो आपने बीड़ा उठाया है, आपकी के पहल की अहमियत नीलू जी के कमेंट से वाकई बहुत बढ़ जाती है। जी देखिए, मुझे तो राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का काम इतना मुश्किल नहीं लगता है, जो मेरा मेरा व्यक्तिगत मानना है, जो मेरा अनुभव है। क्योंकि राजनीति के आरंभ से ही, आज़ादी के बाद से, ना तो पहले वाले नेताओं ने इस बहुमत का फैसला किया और लोकतंत्र कहना शुरू कर दिया कि हम लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सरकार बनाएंगे, लोकतंत्र को स्वीकार करते हुए हम सरकार राजनीति करेंगे, लेकिन उसमें बहुमत का फैसला नहीं होगा। बहुमत का फैसला करने वाले हम ही हैं सिर्फ, चाहे वो किसी व्यवस्था से भी होंगे, वो लोग नहीं करेंगे। बहुमत का फैसला हम करेंगे। और उसी तरीके की बात को, बहुमत का फैसला जो आपने अभी नीलू जी बोला, इनका केजरीवाल जी का, उन्होंने और सारी बातें करी होंगी, लेकिन क्या उन्होंने एक भी सवाल बहुमत के ऊपर उठाया? क्या आज भी वो उस बहुमत के ऊपर बात कर रहे हैं? या आज के जो सत्ताधारी लोग हैं, क्या वो उस बहुमत के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हैं? किसी भी अपनी रैली में, भाषण के अंदर, किसी भी अपनी मीटिंग के अंदर क्या ये बहुमत के ऊपर चर्चा करते हैं? तो ये तो देखिए,
तो मुझे हम लगता है कि सत्यदेव जी, सॉरी सॉरी, मुझे मुझे क्योंकि बड़ा अच्छा डायलॉग चल रहा है इसलिए मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपकी जो ये पहल है, हाँ, क्यों ना ऐसी चिट्ठियां लिखी जाए सारे दलों को, और इस पर हम्म, कि भाई आप एक तरीके का इस पर आप सोचना विचारना तो शुरू करिए, देखिए फिर क्या रिएक्शन क्या आता है। हमें पहले तो ये देखना चाहिए किस तरीके का रिएक्शन आता है, और हर दल को इस पर चिट्ठी लिखी जाए, हर स्कूल जी में इसको लेकर चिट्ठी लिखी जाए कि भाई डिबेट्स हो, यूनिवर्सिटीज में चिट्ठी लिखी जाए कि इस तरीके के डायलॉग्स जो बड़े हमारे जो कंट्री के यूथ्स हैं वो इस पर करें। तो जब इस तरह हर लेवल पे जब इस पे चर्चा शुरू होगी तो मुझे लगता है तब वहां जाकर इस फ्रेमवर्क के बारे में लोग सोचना शुरू करेंगे। और हम्म, जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता ये हम्म। सोचेगी कि भाई ठीक है, हर दल तो आके शासन करके चला गया, लेकिन मिला क्या, हमारे हाथ में क्या है। तो फिर उस पर सोचना विचारना लोग शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बिगिनिंग इसमें होनी चाहिए। जी। देखिए, मैं इस बात से तो आपकी सहमत हूँ कि यूनिवर्सिटीज को चिट्ठियां लिखी जाएं या और कोई सामाजिक लोगों को चिट्ठियां लिखी जाएं, उनसे संपर्क किया जाए। लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखना मेरे ख्याल से कागज और पेन भी खराब करना है, समय बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं निकलेगा उसके अंदर। क्योंकि इन सब लोगों को मालूम है, इन सब लोगों को पहले से ही पता है कि ये बहुमत का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। ये इसलिए इन इन लोगों को तो हमें हटाना है हमारी व्यवस्था से। जो आज के दिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं और सुधार की बात नहीं करते, झूठे लोकतंत्र की बात करते हैं, हम इन्हीं लोगों के सामने जाके क्यों गिड़गिड़ाएं? जब हम एज ए वोटर, हम मतदाता, हम राजनीति करेंगे, इसीलिए तो हमने राजनीतिक पार्टी बनाई। इस बहुमत के ऊपर फैसला हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम इसी के लिए इसी से इन्हीं से सामने क्यों जाना पड़ेगा इन नेताओं के पास में, जिन्होंने 75 साल से हमारे को एक भ्रष्ट राजनीति दी, भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था दी। हम उन्हीं के सामने जाके क्यों गुहार लगाएं कि आप हमारी इस व्यवस्था को ठीक करिए? क्या हमारे में ताकत नहीं है वो ठीक करने की? हम करेंगे उस काम को। इसीलिए तो हम कहते हैं कि राजनीतिक, जो राजनीति की समस्या है वो राजनीति से ही हल होगी। आप ये सोचेंगे कि खाली ये चिट्ठियां लिखने से और ऐसे करने से ये काम हो जाएगा, फिर भी आपको जाना तो पड़ेगा चुनाव में ही ना। तो आप जैसे, हम जैसे, प्रेम जी जैसे या और सब लोग मिलके अगर हम इस प्रकार की राजनीति करें कि हम खाली वोटों के बहुमत, हम अपना एक सिद्धांत बताएंगे कि हम सांसदों के बहुमत को बहुमत नहीं मानेंगे, हम संसदीय प्रणाली से का विरोध नहीं करते हैं, हम ये सिर्फ ये कहते हैं जी कि बहुमत कैसे बनेगा, आप हमें ये समझा दीजिए। तो फिर कैसे घृणा होगी, कैसे नफरत होगी, कैसे हिंदू मुसलमान की नफरत होगी, कैसे एक दूसरे के साथ में पक्षपात होगा, भेदभाव होगा। अपराधियों को आप टिकट कैसे दे दोगे, बलात्कारियों को टिकट कैसे दे दोगे, अपराधियों को टिकट कैसे दे दोगे? उसका असर तो फिर पूरे, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि पूरे देश के अंदर आपको चुनाव में भाग लेके, जो अगर आपको सबसे ज्यादा वोट मिले और राजनीतिक दलों की तुलना में जैसे सांसद जीतता है, हम उसका बहुमत माने, तो आपको सारे पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ना पड़ेगा उस पार्टी को। चाहे आपके 100 वोट आए उस क्षेत्र के अंदर से, तो 100 वोट हम गिने, हारने वालों के भी वोट गिनेंगे हम उसके अंदर। खाली ये थोड़ी है कि आज, आज भी तो देखिए ना, जो सांसद 1 वोट से जीत गया और जो सांसद 5 लाख वोटों से जीता हुआ है, दोनों का महत्व एक जैसा है। किसी का भी तो, सारे सांसद ही बन गए ना। तो जो मतदाता हैं जिन्होंने 5 लाख वोट ज्यादा देके अपने सांसद को जितवाया, वो तो बिल्कुल नगण्य हो गए, उनका कोई भाव ही नहीं है, वो सांसद भी बेकार हो गया। और जो हारे हुए सांसद हैं, जिनको इतने लोगों ने वोट दिया, 1 करोड़ वोट लेके मान लो, या 20 लाख वोट लेके एक सांसद जीत गया, और दूसरा जो हार गया उसको मान लो उसे थोड़े से वोट कम मिले, उन लोगों का क्या प्रभाव है हमारी राजनीति के अंदर? तो मैं वोटर को हारा हुआ मानता ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने वोट दे दिया वो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था से सहमत होकर उसने वोट देके अपना काम पूरा कर दिया। वो जिम्मेवारी फिर रहेगी नेताओं की। अब नेताओं ने क्या व्यवस्था बनानी है जो हमने नहीं बनाई, उन्होंने नहीं बनाई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई हम बिल्कुल उसको चिंतन करना ही बंद कर दें। हम सोचेंगे उसके ऊपर। अगर हमने ये बोला है कि भाई वोटों के बहुमत से सरकार बननी चाहिए, तो हम तो वोटर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, वोटर को इस लोकतंत्र का मालिक बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, एक और मैं आपको बात बताता हूँ, हमारी संसदीय प्रणाली, संसदीय जो जादुई आंकड़े के अंदर, आपको सरकार बना, चुनाव होने के बाद सरकार बनाने से पहले आप कहते हैं जी कि 272 सांसदों का बहुमत होगा तभी सरकार बनेगी। तो ये क्यों है? पहली बात तो ये सवाल है, ये इसका कहीं मेरे को तो कोई स्पष्टीकरण मिलता नहीं है।
चलिए आपने 272 या कुछ और ज्यादा लोगों का समर्थन लेके सरकार बना ली, फिर आपको जाना पड़ता है उसका बहुमत को सिद्ध करने के लिए। मतलब पहले तो सरकार बना लो, बिना बहुमत के भी सरकार बना लीजिए, और फिर आपको सिद्ध करने के लिए संसद में जाना है फ्लोर टेस्ट के लिए, वहां आपको 272 चाहिए ही नहीं। ये तो आपके सामने ही है, पिछले 75 सालों से तो हम देख ही रहे हैं। वहां पर फिर खाली जो संसद में उपस्थित है उनका बहुमत चाहिए, तो जो संसद में नहीं है वो कहाँ चले गए, क्या हो गया उन लोगों को? वहां अगर संसद में 400 ही लोग हैं तो 201 से ही बहुमत बन जाएगा। अरे 2 दिन पहले तो आप कह रहे थे कि 272 के बिना बहुमत हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सिवाय भ्रष्टाचार करने के, सिवाय गठबंधन करने के, सिवाय खरीद फरोख्त करने के, ये राजनीतिक व्यवस्था है ही नहीं, जो शुरू से ही है। ये कोई आज की नई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आज के नेताओं ने भी उसके ऊपर कोई चिंतन नहीं किया, कोई उसके ऊपर ऐसा बात नहीं सोची कि जिससे इसका तोड़ निकले, कोई इसका विकल्प बने। हमने इसका विकल्प बनाया कि भाई इस बहुमत का फैसला करो, इस बहुमत का फैसला हो जाएगा तो ये सारी बातें सब ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो बात करने लग जाते हैं सरकार बन जाने के बाद में, कि सरकार बनने के बाद में हमारे इस पार्टी ने, इस नेता ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। लेकिन जब समस्या ही सरकार बनाने से पहले की है, सरकार हमने बनाई थी ठीक तरीके से नहीं, हमने सरकार ही भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर बनाई, तो फिर आगे की बात करना तो बेकार है ना। फिर आगे की बात करने तो के लिए तो समय बर्बाद करना है। तो मेरा खाली अब आप लोगों से यही निवेदन है कि अपनी चर्चाओं में अपने बात को इसको समझकर इस बहुमत के ऊपर हम चर्चा करें और बहुमत का फैसला करवा दें। आज वो पहले वाला जमाना नहीं है। आज तो एक बात जो आप बोलते हो वो 1 मिनट के अंदर अंदर भी नहीं लगता है, सारी पूरी दुनिया में फैल जाती है वो बात। तो लोगों को इतना शिक्षित और इतना जागरूक करना इतना मुश्किल काम नहीं है आज के जमाने में। और हर आदमी को एक अच्छी व्यवस्था चाहिए, गरीब से गरीब आदमी को भी अच्छी व्यवस्था चाहिए। वो उसको कोई पैसा लेके वोट देने का कोई मजा नहीं आ रहा, जो वो तो मजबूर है, लाचार है, वो करे क्या? ये शिक्षा देना, ये जागरूक करना तो हमारे जो बुद्धिजीवी, जो पत्रकार लोग हैं, जो नेता लोग, जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, ये उन लोगों का काम है। तो हम लोगों ने तो देखिए, मैंने तो आखिरी समय तक मैं जितना भी मेरे में सामर्थ्य है, जो मेरे में बुद्धि है, मेरा कोई पॉलिटिकल ग्राउंड तो है नहीं जो, लेकिन मैंने इस बात का संकल्प जरूर लिया है कि मैं अपनी आखिरी समय तक मैं इस बहुमत के फैसले के ऊपर बात करता रहूंगा, चर्चा करता रहूंगा। और मेरा यह मानना है कि जब तक इस बहुमत का फैसला नहीं होगा तो आप जितनी मर्जी आलोचनाएं करते रहिए, टाइम पूरा होता रहेगा, समाधान के ऊपर हम नहीं आएंगे। समाधान इसका यही है कि जब तक आप इस बहुमत का फैसला नहीं करोगे तो एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था बनने वाली नहीं है। जी प्रेम जी जी, ये निश्चित रूप से इस नोट पर हम इस चर्चा को समापन करते हैं कि एक आवश्यकता जो है लोकतंत्र को करेक्ट करने की है। लोकतंत्र का लगातार डिग्रेडेशन हो रहा है और इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों की मौजूदगी में हो रहा है, जिनसे लोकतंत्र की सरकारें इस लोकतंत्र में बनती रही हैं। तो अब उन्हीं लोगों से उम्मीद करना बहुत ज्यादती होगी उन लोगों पर जो इस व्यवस्था में जीने के आदी हो गए हैं। हमें एक निश्चित रूप से इस फ्रेमवर्क को बदलने के लिए इस पहल को बड़ा करना होगा, इंटेलेक्चुअल्स को आना होगा, लोगों को समझाना होगा। ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। जनता के लिए बात करना अगर मुश्किल काम है तो फिर आसान काम किसे कहेंगे। ये इसी नोट पर हम आज की चर्चा को खत्म करते हैं और बहुत बहुत आभार नीलू जी, आप इस चर्चा में शरीक हुई। मैं भी और बहुत अच्छा लग सत्यदेव रहा है चौधरी मेरे को जी, नीलू जी से बात करने में। मेरा सौभाग्य है कि मैं नीलू नहीं जी सर, थैंक यू सो जैसे मच। पत्रकार, मेरा कोई ऐसा अनुभव नहीं है ना, और मैंने यदि कोई भी ऐसा बात बोल दी हो तो उसका कृपा करके आप बुरा मत नहीं मानना। नहीं सर, प्लीज। और